ये अलीगढ़ है और आप देख रहे होंगे कि कल यहाँ पर आज जुमे की नमाज थी, कल यहाँ पर महाशिवरात्रि का पर्व है। इसके आयोजक एक जाति विशेष धर्म विशेष को मानने वाले हैं, जहाँ पर बुद्ध प्रवृत्ति नहीं मानी जाती, लेकिन विद्या की देवी सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण सबने किया है। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ पर हमने बड़े अच्छे से अपनी परंपराओं को जिंदा रखा है, उनको चला रहे हैं। तो जो लोग लगभग 23 साल बताया जा रहा है इस जलसे का आयोजन करते रहे हैं और उर्दू को प्यार करने वाले लोग अलीगढ़ के लगभग हर बाशिंदा, चाहे वो किसी भी मजहब को मानने वाला हो, वो अलीगढ़ में रहने के कारण थोड़ा सा उर्दू ना हो जाता है। किसी भी मजहब को मानने वाला व्यक्ति बड़े प्रवाह के साथ जो हमारी जुबान है उस जुबान में गुफ्तगू कर पाता है। अलीगढ़ बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जिसमें से कुछ चीज़ों की ओर इन्होंने इशारा किया है। कभी ये शहर अपने खराब कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था। लगभग हर गुजरते साल में एक बार यहाँ कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती थी जिससे कानून और व्यवस्था प्रभावित होती थी। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के लोगों का, इंतज़ामिया का और गवर्नमेंट का। जब वो दौर आया है जब दहशतगर्दी का जमाना चला गया, अब लोगों ने भी जान लिया है, इंतज़ामिया भी इस बात को जानता है और सिस्टम के मन में बात आ गई है कि अंग्रेजी से कोई फायदा नहीं। अगर हमें व्यापार करना है, अपने परिवार को आगे ले जाना है, खुद की प्रोग्रेस चाहिए है, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करनी है, उनकी प्रोग्रेस चाहिए, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनको नया नज़रिया देना है और उनके लिए खूबसूरत दुनिया छोड़कर जानी है, तो हमें अपनी छोटी छोटी सोच से, अपनी तंग जहनी से बाहर आना होगा और रिलीजन को, धर्म को, मजहब को थोड़ा एक ब्रॉडर कैनवस में देखना होगा। छोटी चीज़ों में नहीं, ब्रॉडर कैनवस में हमको इसको देखना होगा। मजहब कोई भी हो, उसके मानने वालों से वो मजहब अच्छा या बुरा होता है। ये मजहब नहीं है जो हमारे बीच गलतफहमियां पैदा करता है, ये हम हैं जो मजहब को सही तरीके से नहीं समझ पाते या उसको सही तरीके से पालन नहीं करते, जिसके कारण ये हमारे और आपके बीच में दूरियां पैदा कर देता है। और यही बात लागू होती है जुबान पर भी। हिंदी किसी धर्म विशेष के मानने वालों की जुबान नहीं है और उसी प्रकार से उर्दू भी किसी मजहब को मानने वाले, उसका अनुपालन करने वाले लोगों की जुबान नहीं। उर्दू के शाब्दिक मायने तो बाजार होता है, अर्थात एक बाजार में विकसित हुई भाषा थी। जब हमारा देश गुलाम था, बहुत सारे देशों के सैनिक यहाँ आकर भागे में युद्ध किया करते थे और अपनी अपनी जुबानें बोलते थे, अफगानी, टर्किश, इराकी, ईरानी, यहाँ खुद के, मराठा, दक्षिण के। और ये सब लोग जिस एक इलाके में रहते थे उसमें बरतने के लिए जिस जुबान का इस्तेमाल करते थे, उसके मिक्सचर से, उसके मिश्रण से एक ऐसी जुबान पैदा हुई जिसे आप उर्दू कह सकते हैं या जिसे आप हिंदुस्तानी कह सकते हैं। उस जुबान की खासियत ये है, उसकी खुसूसियत ये है कि वो बहुत शीरी जुबान है, बहुत मीठी जुबान है। और जब कोई जुबान शीरी होती है तो उसमें तलखी नहीं आ सकती। अगर आप पुराने लखनऊ शहर में कभी गए हो, वहाँ आपको कभी रहने का मौका मिला हो, तो वहाँ तो गुस्सा भी बड़ी इज्जत के साथ पेश किया जाता है। लगता है नहीं कि सामने वाला हमसे गुस्सा है। हमें याद है बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे घर में 2 अखबार आते थे, एक उर्दू का रिसाला आया करता था और एक अंग्रेजी का अखबार आता था। ये हमारे पिताजी पढ़ा करते थे, हमने तो उनकी तरबियत उर्दू और अंग्रेजी में हुई थी, हमें तो मौका नहीं मिला। हम लोग तो मॉडर्न एजुकेशन लेने के चक्कर में
ये सारी ज़ुबानें नहीं सीख पाए, लेकिन बरतने के कारण, माहौल के कारण थोड़ा बहुत हम उसकी जानकारी रखते हैं। रेख्ता वहाँ तक उसको ले जाएं, ये जिम्मेदारी आपके शानों में, ये आपके कंधों में जिम्मेदारी है। ये गुलपोशी और चादरपोशी और इस तक अगर हम अपनी जुबान को सीमित कर लेंगे, अपने रिलीजन को सीमित कर लेंगे, अपने व्यवहार को सीमित कर लेंगे, तो ये बहुत आगे तक नहीं जा पाएगी। तो ये जिम्मेदारी आज के दौर के लोगों की है कि वो कोई भी जुबान, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो कन्नड़ हो, मलयालम हो, बांग्ला हो, गुजराती हो, मराठी हो, जितनी जुबानें आप जान लेंगे उतने ज़्यादा समृद्ध आप हो जाएंगे, उतने ज़्यादा रईस आप हो जाएंगे, उतने ज़्यादा रिच आप हो जाएंगे और आप अपने आप को उतने बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी तरबियत जिस जुबान में हुई हो, उस जुबान के अलावा भी एक जुबान और आप जानें। अगर आप उर्दू में आपकी तरबियत हुई है तो उर्दू के अलावा आप हिंदी जाने, अंग्रेजी जाने, कोई और जुबान जाने, और इसी प्रकार से अन्य लोगों के लिए भी ये लागू होता है। अगर ये जान लोगे तब आप जान पाओगे कि ये कितना खूबसूरत मंजर है जो आप कहीं पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चले जा रहे हो, और आने वाली पुस्तकों के लिए वो शायद बचेगा नहीं, तो उसको ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये दौर इंटरनेट का दौर है, और इस इंटरनेट के दौर के कारण कलमकारों के ऊपर भी बड़ा संकट है। ये केवल उर्दू जर्नलिज्म के लिए नहीं है, यह हर प्रकार के जर्नलिज्म के लिए है, क्योंकि आपका स्पेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है और दूसरे माध्यम उस स्पेस को लेते जा रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये ऐसे चीज़ें आ गई हैं अब जो एक दौर में नहीं थी। एक दौर में एक अखबार होता था जिसको हम 7 दिन तक पढ़ते थे, उसका जो संपादकीय होता था उसको काट के रखते थे, उसमें आर्टिकल्स जो निकलते थे उनको काट के रखा जाता था, उनको हम पढ़ते थे। लेकिन अब वो दौर तो रहा नहीं, तो एक संकट तो है, एक चैलेंज तो है, जुबान को जिंदा रखने की एक जद्दोजहद तो है, और वो जद्दोजहद अगर है तो हमको उसके हिसाब से अपने आप को ढालना भी होगा। देखिए, हम जिस मजहब को मानने वाले हैं या जिस जुबान को मानने वाले हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो गलतफहमियां हैं या जो जिनके कारण हमारी बदनामी है, उन चीज़ों को हमें कभी पीछे छोड़ना होगा। जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए वैसे बात मजहब की करना हुआ खतरनाक हो गया आज के दौर में, लेकिन यहाँ पर उर्दू लोग हैं, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं, तो वो जानते हैं कि आपके लिए 5 चीज़ें फ़र्ज हैं: नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और तौहीद। और उसमें भी छूट है आपको। अगर आप बीमार हैं, छूट नहीं सकते, नमाज पढ़ने से छूट है। अगर आप डायबिटिक हैं, भूखे नहीं रख सकते, तो रोज़ा रखने में भी आपको छूट है। अगर आप दुनियावी जिम्मेदारियों से अभी पूरे नहीं कर पाए हो उसको, तो आपको हज जाने पर भी छूट है। अगर आप इतना पैसा नहीं कमाते हो कि अपने परवरिश, अपने बच्चों की परवरिश और अपने जीवन यापन करने के बाद कुछ बचा पाओ, तो आपके लिए ज़कात से भी छूट है। लेकिन एक चीज़ जिससे आपको छूट नहीं है वो है तौहीद। और तौहीद का मतलब ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो तौहीद से तो आपको भी छूट नहीं है। और जितना मैं जानता हूँ कुरान पाक के बारे में, आपके रिलीजन के बारे में, तो तौहीद के बारे में एक बात और कही जाती है कि तौहीद के बारे में मामले में तकलीफ गैर वाजिब है। अब जिस चीज को कन्विंस करना ही गैर वाजिब है, उसमें धर्म परिवर्तन की बात कहाँ से आ जाएगी और क्यों आनी चाहिए? ये धर्म तो एक ऐसी चीज है जो अंदर से, जिसको आप धारण करते हैं, जिसको आप पहनते हो, जिसको आप ओढ़ते हो, जिसको आप बरतते हो, और जैसे आपकी परवरिश होती है उसमें जो आपको सूट करता है वो रिलीजन आप अपनाते हो। तो ये जिम्मेदारी आज आपके कंधों पर है कि धर्म के नाम पर जो कट्टरता का तमगा किसी भी रिलीजन को अगर लग गया है तो उसको बारीकी से समझना, समाज में उसको फैलाना और भाईबंदी के साथ रहना, उसको एक्सप्लेन करना। बहुत सारे लोग मजहब के इस बात को नहीं जानते। अगर कुरान को और आप पर
आए इन चीज़ों को, इन फर्ज को आप स्वयं अमल में लाएं तो फिर गुंजाइश नहीं है कि आप मुझे कन्विंस करें कि मैं इस धर्म को अपनाऊं, या कि आप में इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि आप उस रिलीजन के बारे में कोई तर्क दें कि साहब ये अच्छा रिलीजन है, हमारा रिलीजन अच्छा, ये कहने की भी गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल अंतरात्मा की बात है। मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता। कन्विंस करना तो एक तरीके से गलत है, गैर वाजिब। जो बात ही गैर वाजिब है उसे अगर आप करते हो, और बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को कि बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो नहीं करना है। वो नहीं करने के लिए हमें इसके असली स्वरूप को अपनी नई पीढ़ी तक ले जाना है। आजकल टीवी खोलिए, तरह तरह की डिबेट्स, माहौल खराब करने और अच्छा करने की बातें, ये सब चीज़ें जो हैं इनसे एक परसेप्शन बनता है, और वो परसेप्शन हमारी अगली पीढ़ी कैरी करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस परसेप्शन को बदलें, और वो बदलेंगे तब जब हम सबलाइन होंगे, जब हम उदात्त होंगे, जब हम सब चीज़ों को साथ लेकर चलने की सिफत हमारे अंदर होगी, तब जाकर हम उन चीज़ों से पार पाएंगे। आपका पहनावा आपको किसी धर्म विशेष का व्यक्ति नहीं बनाता, ये एक पद्धति है। इसीलिए एक बात जो कही जाती है, बहुत सारे लोग बहुत तरीके की डिबेट देते हैं, हमारी बरतने की चीज़ें, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, ये जिस भूभाग में हमारा जन्म हुआ है वहाँ से तय होता। अगर आप जनाब साइबेरिया में पैदा हुए होते तो आपके सिर में टोपी और आप पजामा और कुर्ता पहने, सदरी पहने हुए नहीं रह रहे होते। वहाँ पर आपको उस मौसम के हिसाब से चीज़ों को पहनना पड़ता। तो ये टोपी, ये पजामा, ये कुर्ता, ये सदरी, ये मजहब को रिप्रेजेंट नहीं करता। मजहब तो इससे कहीं गहरी चीज़ है। पहनावा हमारे वातावरण से बचाव के लिए, हमारे मौसम से हमारे बचाव के लिए, और रिलीजन, हमारी मान्यताएं हमारे अंदर की चीज़ों को बढ़ाने के लिए, हमें उन्नत करने के लिए, हमें एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए, हमें ज़्यादा आदमी बनाने के लिए। तो उस नज़रिए से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ऑलरेडी अलीगढ़ शहर की बदनामी पूर्व में बहुत हो चुकी है। इन धब्बों को धोने में अभी सदियाँ लग जाएंगी। हम आप उस मंजर के गवाह हैं जब यहाँ पर बहुत खौफनाक मंजर गुजरे हैं। तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई और मंजर यहाँ पर पैदा न होने पाए, इसका हक हम अपने दौर में अदा करें और अपने बच्चों को वो परवरिश देके जाएं, वो शिक्षा देके जाएं, ताकि वो भी एक अच्छे खुशनुमा माहौल में परवरिश पाएं और आगे एक अच्छे इंसान बनकर निकले। और एकता की जानिब से मैं इतना ही कहूँगा। पहले तो मैं बहुत ही माजरत चाहता हूँ कि मेरे पास वक्त कम है, नहीं कि मैं थोड़ी देर तक शायद आपसे और बात कर पाता। ये जो उर्दू कलमकार हैं, जानी शास्त्र खान ने एक बात कही और ऐसा लगता है जैसे इमरजेंसी के दौर की बात हो। बहुत सारे लोगों ने समझा, बहुत सारे लोगों ने नहीं समझा। दरअसल में वो समझने वाली बात ये थी कि हमको बुरा मानना चाहिए, लेकिन हमने तालियां बजाई। ये कह रहे थे कि जो पत्रकार हैं, कलमकार हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, इनको जो है सिस्टम से, जिसके नुमाइंदे हम हैं, चुने हुए नहीं, लेकिन हम संविधान की तहत स्थायी कार्यपालिका के साथ साथ कार्यपालिका का एक हिस्सा होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम कानून को आयत करें, लागू करें सिस्टम के साथ। तो उन्होंने कहा कि आजकल के कलमकारों पर ये खौफ बरपा है कि साहब उनको कभी कभी उनको और कभी कभी उनके परिवार को भी हाकिम और कप्तान, तो सर हाकिम से सारा हमारी ओर था, कप्तान तो हर पुलिस कप्तान होते ही हैं, इनसे बड़ा खतरा है। और ऐसा लग रहा था कि ये ठीक है, कभी इमरजेंसी रही होगी, कोई वो दौर रहा होगा। आज तो आप खुलकर लिखते हैं और हमारी खिलाफत भी लिखते हैं, हमारी तारीफें भी लिखते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आपके लिखने के कारण आप खतरे में हैं, लेकिन लिखना एक जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी, बोलना भी एक जिम्मेदारी है। मैं यहाँ से बोलूँ और कुछ उठपटांग बोलूँ जिससे आपका दिल दुखे या शहर का माहौल खराब हो, तो ये जिम्मेदारी मेरी है, बोलने वाले की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से ये लिखने वाले की जिम्मेदारी कि वो क्या लिख रहा है, वो कितना फैक्चुअल लिख रहा है,
वो उसके फैक्ट्स किस आधार पे, किन सूत्रों पर आधारित क्यों ये कि साहब मैं ये जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसका चौथा खंभा हूँ, चौथा स्तंभ हूँ। मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँ सो लिखूँ। तो साहब आपकी मर्जी नहीं है। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक मेरी स्वतंत्रता शुरू नहीं होती। आपको कोई हक नहीं है कि किसी के निजी मामलात में या गैर वाजिब तरीके से आप कोई बात लिखें। अगर आप लिखते हैं तो पूरी जिम्मेदारी से लिखिए, और जब आप पूरी जिम्मेदारी से लिखेंगे तो आप मुतमईन रहिए, आप हमारे खिलाफ भी लिखेंगे तो भी आप शाबाशी पाएंगे, आप पर कोई संकट नहीं होगा। वो दौर गया जब जानी खासकर साहब के बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं, ये काफ़ी हमारे पुराने दौर के हमारे साथी रहे हैं, बहुत ही साफ जुबान, बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा सुनाते हैं। लेकिन मुझे कहना था तो मैं तो सामने ही कहता हूँ और मुंह पे कहता हूँ, इसीलिए मैं जाना भी चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने इस बात को साफ कर देना अच्छा समझा कि खतरे कई बार खुद बुलाते हैं। अगर हम जिम्मेदारी से कोई काम करें, अहमकपना ना दिखाएं, तो कोई खतरा नहीं। जैसे मैं धीरे में बात करता हूँ और डांट के बात करता हूँ, वैसे ही आप साफगोई से लिखिए। सबको पता है कि किस तरीके से कोई बात कही जा रही है और उसके मायने क्या हैं और उसके पीछे कोई दुर्भावना है या नहीं। इतनी अक्ल, इतना जानकारी, इतनी तहजीब हर व्यक्ति में है कि वो उसको समझ लेगा। तो मैं नहीं मानता कि इस प्रकार का कोई खतरा आज के हमारे कलमकारों, पत्रकारों पर है। लेकिन कलम तो शमशीर है ही। अब कलम अगर आपकी सही दिशा में चली तो ठीक, और गलत दिशा में चलेगी तो आपकी गर्दन भी काट सकती है। उसके अपने नफा नुकसान तो है ही। तो सफ़ेद कागज में काले इंक से, काली रोशनाई से लिखे गए एक एक शब्द में आपकी जिम्मेदारी उतरनी चाहिए। अगर वो उतरेगी तो आपको कोई खतरा नहीं है। तो संकट जो है वो दूसरे प्रकार के हैं। रोजी रोटी का संकट है, न पढ़ने वालों का संकट है, प्रिंट किताबों का भी संकट है। आजकल आपके बच्चे सोशल मीडिया और सब चीज़ों से पढ़ाई करते हैं, ई बुक्स पढ़ने लगे लोग। तो ये छापे खाने के लिए अपने खतरे पैदा हो गए हैं। बहुत सारे व्यवसायों से ये फोटोग्राफी किया करते थे, आजकल हर आदमी फोटोग्राफर है, सबके पास फोन है, सबके पास उसमें कैमरा है। तो संकट है। आपको समय रहते अपने व्यवसाय को, अपने रोजी रोजगार के तरीके को बदलना पड़ेगा, या अपने को अपडेट करना पड़ेगा, अपने को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि इस जद्दोजहद में कहीं आप पीछे न रह जाएं और आपके बच्चे और आपके परिवार पिछड़ न जाए। तो जितनी जिम्मेदारी आप सामने वाले पर मानते हैं और रोना रोते हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारी अपनी तरफ मान लें और रोना बंद कर दें, तो मुझे लगता है हर आदमी का कल्याण हो सकता है। आज की इस जलसे में यहाँ पर मौजूद सभी मौजूद साहबान का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। विशेष रूप से इसके आयोजकों को मैं शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का और आपसे थोड़ी देर तक गुफ्तगू करने का, और थोड़ा बहुत टूटी फूटी उर्दू का प्रयोग करके अपने गला साफ करने का। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये अलीगढ़ है और आप देख रहे होंगे कि कल यहाँ पर आज जुमे की नमाज थी, कल यहाँ पर महाशिवरात्रि का पर्व है। इसके आयोजक एक जाति विशेष, धर्म विशेष को मानने वाले हैं, जहाँ पर बुद्ध प्रवृत्ति नहीं मानी जाती, लेकिन विद्या की देवी सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण सबने किया है। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ पर हमने बड़े अच्छे से अपनी परंपराओं को जिंदा रखा है, उनको चला रहे हैं। तो जो लोग इसको अदरवाइज देखते हैं उनको देखने दीजिए। ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि इस शहर को एक खुशनुमा माहौल में आगे ले जाएं। जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि इस शहर को एक खुशनुमा माहौल में आगे ले जाएं। इस शहर को, शहर अलीगढ़ को नया मयार देने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारे पहले के पूर्वज बहुत कुछ कर रहे हैं, उसको धोने की, उसको चमकाने की, उसको नए रंग देने की जिम्मेदारी अब आपकी है।
और मैं आशा करता हूं कि आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया काबिल एहतराम जिला मजिस्ट्रेट साहब, आपने नहायत ही नफीस उर्दू अपनी तकरीर में बोली, साथ ही इस्लामियात पर भी जो कुछ बोला वो यकीनी तौर पर बहुत गहराई और गिराई दिए हुए था। आपने सहाफत के ताल्लुक से भी अपने ख्यालात का इजहार बहुत खूबसूरत अंदाज में किया। दोस्तों, जब ये बोल रहे थे तो मुझे इस बात का एहसास अंदर से हो रहा था कि IAS हो जाना, जिलाधिकारी हो जाना बहुत आसान बात नहीं है। इतने ही पानी में उतरना पड़ता है जितनी गहराई से वो बोल रहे थे। अगर हम एक सफ़े पर बात करते हैं तो हमें किसी किताब का रिव्यू हमें लिखना होता है तो हम ज़्यादा 1 या 2 सफ़े लिखते हैं, लेकिन उस पूरी 150 और 200 पेज की किताब को पढ़ना पड़ता है। यही तमाम ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इस सोसाइटी की जानिब से एक यादगारी निशान मोमेंट को प्रतीक चिन्ह पेश किया जा रहा है। जिलाधिकारी साहब इसे कबूल करके हमारी संस्था को, हमारी एसोसिएशन को इज्जत बख्शें। मैं अब उधर जा रहा हूँ, कल वो है एक और मोमेंट को पेश किया जाना है हमारे SP सिटी कुलदीप गुनावर जी को। क्या कर रहा है? अभी मिलाता हूँ विधायक जी को। बड़ी गाड़ी बड़ी हाँ एक ना कुलदीप गुनावर जी को शॉल उड़ाकर उनका इस्तकबाल किया गया। ये हमारी